वेलकम टू IND क्लब। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज का जो हमारा पेपर है वो 2018 सीटेट जूनियर लेवल का है, जिसमें कि 25 क्वेश्चन है। तो चलिए आइए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सृजनात्मकता को किस अवधारणा से संबंधित माना जाता है? रवादार बौद्धिकता, अभिसरित सोच, विविध सोच, द्रव बौद्धिकता। आइए जानते हैं इसका आंसर। सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बात क्या है कि सृजनात्मकता से नए विचारों का समावेशन होता है और सृजनात्मकता से हर साल आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आइए अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। पहला ऑप्शन है व्याकरणिक, दूसरा वाक्यात्मक, तीसरा विभक्ति विषयक और चौथा ध्वनि संबंधी। तो हम सब जानते हैं कि किसी भी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को ध्वनि संबंधित नियमों के अंतर्गत ही बताया जाता है। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन भाषा निर्धारित, दूसरा संज्ञानात्मक पक्ष, तीसरा सामाजिक भाषा उद्धृत और चौथा संस्कृति प्रभावित। इसका आंसर नंबर सही होगा पहला, भाषा निर्धारित। क्यों? क्योंकि जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित हो तो ऐसी स्थिति को हम भाषा निर्धारित कहते हैं। तो ये जो भाषा निर्धारण है, एक ऐसा विचार है, एक ऐसा थॉट है जो भाषा और इसकी सीमित संरचना किसी व्यक्ति की सोच, ज्ञान और अवधारणा को निर्धारित करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का और अंतर्दृष्टि दृष्टि का। इसका आंसर होगा आंसर नंबर पहला, कलन विधि। कलन विधि का उपयोग गणनात्मक समस्या का समाधान करने के लिए औजार के रूप में किया जाता है और इसी विधि में आकलन, विश्लेषण और तर्क का सहारा भी लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है पहला ऑप्शन द्वितीयक विस्तारण विधि का, दूसरा द्वितीयक विश्लेषण विधि का, तीसरा क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का और चौथा कम करने की विधि का। का आंसर होगा द्वितीयक विश्लेषण विधि का। इसे हम उपलक्ष्य विश्लेषण विधि के अंतर्गत भी मानते हैं। तो इसमें होता क्या है कि निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया जाता है और उनको क्या कर लेते हैं, हम इजी बना लेते हैं। और इस अवधारणा का उपयोग संज्ञानात्मक विज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्रों में विशेष रूप से किया जाता है। इस विधि के तहत छात्र विविध चरणों के आधार पर अधिगम कर सकते हैं। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि पहला, लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, दूसरा लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, तीसरा लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है और चौथा लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। इसका आंसर होगा लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। क्यों? क्योंकि महिला और पुरुष की भूमिकाओं का निर्धारण कौन कर रहा है? समाज कर रहा है। तो ये कैसा हुआ? एक सामाजिक अवतरण। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं कि कुछ व्यवहार जो होते हैं उनको आदर्श के तौर पर हम उसका सृजन कर लेते हैं और ये आनुवंशिक, अंतर्ज्ञानी एवं अंतर्निहित अवतरण नहीं होता है। पुरुष और महिला क्या करते हैं? अपने स्तर पर कुछ निर्णायक भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं और अपने दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं। तो ये एक प्रकार का सामाजिक अवतरण है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणालियों के कुछ उदाहरण हैं। पहला ऑप्शन कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, दूसरा आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाना, तीसरा अधिगमकर्ताओं को उपलब्धि के आकलन की गणन विधि और चौथा परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। इसका आंसर होगा तीसरा, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि।
क्यों? क्योंकि यह विधि शिक्षक एवं अभिभावकों के अधिगमकर्ता की उपलब्धियों के बारे में जानने की प्रमुख भूमिका निभाती है। इसमें क्या होता है कि जो शिक्षार्थी है या जो बालक है उसके नैतिक एवं व्यवहारिक परिणाम को नहीं दर्शाती है। ये सिर्फ क्या करती है कि केवल उसकी शैक्षिक योग्यता के परिणाम को निर्धारित करती है। तो ये सभी क्या है? ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणालियाँ अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। पहला है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। दूसरा, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में। तीसरा, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। चौथा, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा करने से जो लर्नर होते हैं, अधिगमकर्ता होते हैं, तो उनमें इफेक्टिव हम सुधार ला सकते हैं और उनके लिए कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि उनके शैक्षिक प्रदर्शन में भी गुणात्मक सुधार लाया जा सकता है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। नंबर फर्स्ट, समता एवं समान अवसर। दूसरा, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण। तीसरा, विश्व बंधुता। और चौथा, सामाजिक संतुलन। इसका आंसर होगा कि समावेशी शिक्षा जो है वो समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। इसी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों को भेदभाव रहित एक ही वर्ग या कक्षा में शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है या उसकी व्यवस्था की जाती है। तो जो समावेशी शिक्षा है ये एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। इसमें दिव्यांगों के लिए भी शिक्षा का प्रबंधन किया जाता है, इसलिए ताकि कोई भी शिक्षा से वंचित ना रह पाए। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया है। पहला है 1995, दूसरा 1999, तीसरा 2016 और चौथा है 1992। तो इसका आंसर होगा 2016, ऑप्शन नंबर थर्ड। दिव्यांग वर्ष अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया है। जो अधिकार लागू किया गया है यह अधिनियम समान अवसर एवं पूर्ण भागीदारी अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 के स्थान पर लागू किया गया है। और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत अब क्या करते हैं कि दिव्यांगजनों को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है और इसी अधिनियम के बाद विकलांग वर्गों को दिव्यांग कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक पहला, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। दूसरा, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। तीसरा, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। चौथा, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें। इसका आंसर होगा आंसर नंबर 2, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। जो प्रशिक्षित शिक्षक है वो बच्चों की ज़रूरतों को आसानी से समझ सकता है और शिक्षक की भूमिका बालकों के विकास में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है और ऐसे शिक्षक ही मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं, तो उनका प्रशिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ये हम सभी को पता है। पहला ऑप्शन है 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। तो इसका आंसर क्या है? इसमें लगा भी है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए। इसमें हुआ क्या था, 86 संविधान संशोधन जो अधिनियम था 2002 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया था। तो इसके अतिरिक्त हुआ क्या था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो ये जो 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल अधिकार के श्रेणी में शामिल किया गया और संविधान में अनुच्छेद 21A से जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है। इसमें पहला ऑप्शन है नहीं है, शिक्षण व्यवसायिकता की सार्वभौमिकता संहिता। दूसरा है शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण। तीसरा है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना और चौथा है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षण के नैतिक विचार। इसका आंसर होगा अधिगम की सार्वभौमिक संरचना।
अधिगम की जो सार्वभौमिक संरचना होती है वो अधिगम मतलब सीखने के लिए एक सरल वातावरण का निर्माण करती है और वहाँ पे लर्नर्स को आसानी से सीख लेते हैं या आसानी से सीखने में वो सक्षम होते हैं। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि सब किसमें अंतर्निहित हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। तो पहला है संज्ञान बोधन, दूसरा है संज्ञान, तीसरा है समायोजन और चौथा है ऑप्शन केंद्रीकरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला संज्ञान बोधन। तो संज्ञान बोधन क्या है? उच्च स्तरीय विचार का प्रतिरूप माना जाता है। इसका तात्पर्य है गहन विचार करना, सतर्क होना या संज्ञान क्षमता का प्रयोग एवं नियंत्रण संज्ञान बोधन द्वारा ही संभव होता है। तो इसके अंदर आता क्या क्या है? जैसे कि योजना का क्रियान्वयन, समीक्षा करना, संशोधन करना, ये सब इसी में अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 15, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सृजनात्मक सोच, दूसरा है अमूर्त सोच, तीसरा है मूर्त सोच और चौथा है प्रतिक्रियावादी सोच। इसका आंसर है सृजनात्मक सोच। क्यों? क्योंकि जब बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर सोचें तो उसे क्या कहेंगे हम? सृजनात्मक सोच। तो सृजनात्मकता को अनुभव द्वारा उत्पन्न वैचारिक सोच का ही परिणाम बताया जाता है। जैसे जैसे क्रिएटिविटी बढ़ती है वैसे वैसे ज्ञान का विकास भी होता है। क्वेश्चन नंबर 16, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। पहला है चयनित अनुदेशन, दूसरा है सटीक शिक्षण, तीसरा है त्रुटिहीन अनुदेशन और चौथा है विभेदी अनुदेशन। तो इसमें आपका आंसर का टिक भी लगा है। क्या है? विभेदी अनुदेशन। जो विभेदी अनुदेशन है वो क्या है? अधिगम की एक विशिष्ट शैली है। इसमें क्या करते हैं कि छात्रों की जो एबिलिटी है या क्षमता है उसको ध्यान में रखते हुए ही पढ़ाया जाता है। तो इससे होता क्या है कि लर्नर्स के अंदर सीखने के प्रति। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। प्रतिपालन अधिगम एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। पहला है अभिप्रेरण, दूसरा है आत्मनिर्भरता, तीसरा है सामान्यीकरण और चौथा है अधिग्रहण। इसका आंसर है सामान्यीकरण। तो जब कोई बालक विक्षिप्त के साथ अधिगम करता है तो वह 4 विभिन्न चरणों से गुजरता है। पहला अधिग्रहण, फिर प्रवाह, फिर प्रतिपालन एवं सामान्यीकरण। इस प्रकार सामान्यीकरण जो है वो प्रतिपालन के बाद में आता है। तो ये जो सामान्यीकरण चरण को पूर्ववर्ती माना गया है प्रतिपालन के। एक क्वेश्चन आया है, जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं स्वतंत्र, अंतर संबंधित, तीसरा एकीकृत और चौथा अन्योन्याश्रित। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर पहला। तो ये जो जनजोग थे ये थे एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, रॉबर्ट जनजोग इनका पूरा नाम था। तो इनका मानना था कि संज्ञान एवं भाव दोनों कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। दोनों ना तो अंतर संबंधित होते हैं, ना ही एकीकृत और ना ही दोनों के मध्य अन्योन्याश्रित संबंध है। तो दोनों ही कैसे हैं? आपस में स्वतंत्र हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है। कौन सी विधि का? पहला है अवलोकन, दूसरा है संशोधन, तीसरा है प्रतिरूपण और चौथा है अनुकरण। इसका आंसर होगा अवलोकन। क्यों? क्योंकि शिक्षक कर क्या रहा है? प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? उसका अवलोकन कर रहे हैं। तो अवलोकन शिक्षण विधि में पूर्व में किए गए अधिगम के अनुरूप अध्ययन किया जाता है। तो अवलोकन शिक्षण विधि में गलतियां होने की संभावना भी कम होती है और इसमें आत्मविश्वास की संभावना या भावना भी प्रबल होती है। क्वेश्चन नंबर 20, मैनन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार क्या प्रदर्शित करता है? पहला सतर्क, दूसरा निवर्तमान, तीसरा निरंकुश और चौथा चौकस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नंबर सही होगा पहला सतर्क। क्योंकि वो कर क्या रहे हैं कि विकल्पों की सूची बना रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, फ़ायदा नुकसान सब कुछ देख रहे हैं। तो इससे एक चीज़ तो प्रदर्शित होती है कि उनमें जो सतर्कता की भावना है वो अधिक प्रबल है। तो किसी कार्य को करते समय सतर्क रहने से त्रुटि होने की संभावना कम होती है। तो सतर्कतापूर्वक लिया गया निर्णय अधिक सार्थक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन है सौंदर्य बोध, दूसरा है अमूर्त, तीसरा है तार्किक और चौथा है सृजनात्मक। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3 तार्किक।
जो तार्किक विचार है समस्याओं के समाधान एवं विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे बच्चे का होता है क्या है, मानसिक विकास अच्छे से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है। पहला उपभोक्ता प्रकार का कार्य, दूसरा निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, तीसरा है समस्यात्मक प्रकार का कार्य और चौथा है ड्रिल और अभ्यास कार्य। इसका आंसर होगा ड्रिल और अभ्यास कार्य। जो ऐसे कार्य होते हैं वो सामान्यतः मनोरंजनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। स्वयं करके सीखो सिद्धांत इसी पर आधारित है। तो ऐसे बच्चों माहौल में होता है क्या, बच्चा स्वयं तार्किक स्रोतों का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कर्णकोट्टर, दूसरा है प्रत्यक्षीकरण, तीसरा है अवलोकन और चौथा है गतिबोधक। इसका आंसर सही होगा आंसर नंबर चौथा, गतिबोधक। तो गतिबोधक में होता क्या है कि गतिबोधक संवेदनाओं के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन आवश्यक होता है। तो ये संचालन जो है अधिगम में विशेष रूप से भूमिका निभाते हैं। नंबर 24, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। पहला विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, दूसरा है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, तीसरा है सोपानी विकास के सिद्धांतों को और चौथा है विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को। इसका आंसर होगा विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों का। तो शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। तो ये होता क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के मध्य भाग से प्रारंभ होता है और शरीर के बाह्य हिस्से परिधि की ओर धीरे धीरे इसका विस्तार होता है और व्यक्ति में अधिगम का क्रम इसी सिद्धांत के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां पहला प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, दूसरा है प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, तीसरा है प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है और चौथा है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। जो एक स्कूल होता है तो बच्चे के लिए तनाव मुक्त वातावरण का निर्माण करता है। स्कूल में शिक्षक का दायित्व होता है कि बालकों के अधिगम में व्यापक सुधार लाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए। बटन लाइक, शेयर और